मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका ने एक बार फिर गाज़ा में जंग बंदी के खिलाफ वीटो कर दिया है। यानी कि करीब 25,000 बेकसूर फ़लस्तीनियों के खून से अभी भी इसराइल के साथ साथ अमेरिका की भी प्यास नहीं बुझी है। वो अभी और खून बहाना चाहता है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में 15 में से 13 देशों ने जंग बंदी की हिमायत की है। ब्रिटेन गैर हाजिर रहा। सिर्फ अमेरिका पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो अब भी गाजा में इसी तरह की बमबारी की हिमायत करता है। मतलब ये कि अमेरिका ने कह दिया है कि जंग गाजा में जारी रहेगी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 देश हैं, जिसमें अमेरिका अकेला एक इकलौता ऐसा सदस्य देश था जिसने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। 13 ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था, जबकि एक सदस्य देश ब्रिटेन गैर हाजिर था। सामान्य स्थिति में 13 वोट प्रस्ताव को पास करने के लिए काफी थे, लेकिन अमेरिका के एक ही वोट ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी और इसी को कहते हैं वीटो पावर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास है: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वीटो है क्या, ये कब से वजूद में आया है और आखिर सिर्फ इन 5 देशों को ही वीटो का इस्तेमाल करने का अधिकार क्यों दिया गया है। और सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर अमेरिका और इसराइल का वो कौन सा प्लान है कि जिसकी वजह से इतनी मुखालिफतों के बावजूद जंग रोकने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले हम बात करते हैं इस वीटो की पूरी कहानी है क्या और यूनाइटेड नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है। अमेरिका का ये जंग ना रोकने के पीछे क्या कारण है, इस पर हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रस्ताव को लागू होने से रोकने की आधिकारिक शक्ति को ही वीटो कहते हैं। वीटो एक तरह का यूनिक वोट होता है। चाहे कितने भी लोग किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए सहमत हो, उसके पक्ष में हो, अगर एक भी वीटो लग जाए तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। लेकिन ये वीटो की पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में काम करती है। मतलब ये कि आप वीटो से किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक तो सकते हैं, लेकिन पास नहीं करा सकते। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना वर्ल्ड वार सेकंड के बाद सन 1945 में हुई थी, जिसका मकसद था थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना को किसी भी तरह से खत्म करना। इस यूनाइटेड नेशंस के तहत अलग अलग तरह की 6 बॉडीज काम करती हैं, जिनमें से 2 का आपने अक्सर नाम सुना ही होगा। पहला यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि यूएनजीए, दूसरा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी। दोस्तों, हम इस वीडियो में इन दोनों पर ही बात करेंगे। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, तो यूनाइटेड नेशंस दुनिया के 193 देशों का संगठन है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग में यूएन के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और इसकी एनुअल मीटिंग सितंबर मंथ में होती है। और जहां तक बात यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की है, तो इसमें सिर्फ 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर होते हैं और जबकि बाकी 10 अस्थायी यानी कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही होता है। दोस्तों, अब यह बात जान लें कि सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल है। वो कैसे, आइए समझते हैं। इसके पास किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन यानी कि पाबंदियां लगाने का अधिकार होता है। सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कभी भी खत्म कर सकती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किसी को भी सजा देने के लिए वार क्राइम ट्राइब्यूनल बना सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी भी देश में आर्मी भी उतार सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में पास हो जाता है, तो वो सबको यानी कि तमाम कंट्रीज को मानना ही पड़ता है। ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है। अब ये भी जान लेते हैं कि इसमें प्रस्ताव पास कैसे होता है। जैसे कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए कम से कम 9 वोटों की जरूरत होती है। लेकिन साथ ही साथ एक और जरूरी शर्त भी है। वो क्या है कि किसी भी स्थायी यानी कि परमानेंट मेंबर ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट ना किया हो, या तो वो मीटिंग से गैर हाजिर हो जाए या फिर उस प्रस्ताव के फेवर यानी कि उसके पक्ष में ही वोट करे। जैसे ही अगर किसी स्थायी यानी कि परमानेंट सदस्य ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, तो वैसे ही पूरा प्रस्ताव धाराशाही हो जाता है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मिसाल के तौर पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 15 मेंबर्स में से 14 ने भी प्रस्ताव के फेवर में वोट किया और किसी एक सदस्य ने जिसके पास वीटो पावर है,
प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। परमानेंट सदस्य के प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने से उन 14 वोटों की कोई वैल्यू नहीं रहती है जिन्होंने प्रस्ताव के फेवर में वोट किया है, और इसी को कहते हैं वीटो पावर। जैसे कि अभी अमेरिका ने इजराइल हमास जंग को लेकर लाए गए प्रस्ताव में किया था, जिसके बारे में वीडियो के शुरू में ही बताया जा चुका है। सिक्योरिटी काउंसिल में ये शक्ति यानी कि वीटो की पावर सिर्फ 5 देशों के पास ही है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। और पिछले 78 सालों से ये 5 ही मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। इसमें किसी भी एक नए देश को पिछले 78 सालों से नहीं जोड़ा गया है। अच्छा दोस्तों, अब एक सवाल जहन में यह आता है कि आखिर इस तरह की पावर की, जिसको हम वीटो कहते हैं, जरूरत क्यों पड़ी थी। तो आप जान लीजिए कि जब यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था तो इन 5 परमानेंट सदस्यों को बिग 5 का नाम दिया गया था। ये बिग 5 अपने वर्चस्व को यानी कि अपनी सुप्रीमेसी को, और आसान भाषा में आप यूं समझ सकते हैं कि अपनी दादागिरी को हमेशा बनाकर रखना चाहते थे। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कह दिया था कि बिना वीटो पावर के यूनाइटेड नेशंस नहीं बन सकता। नो वीटो, नो यूनाइटेड नेशंस। इस वीटो पावर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अब तक रूस ने किया है। 1946 से 1968 तक तमाम वीटो रूस ने ही लिए थे। वीटो के इस्तेमाल में दूसरा नंबर आता है अमेरिका का। अमेरिका ने पहली बार 1970 में वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, और अमेरिका ने 35 वीटो तो इजराइल के खिलाफ लाए गए किसी भी प्रस्ताव को रद्द करने के लिए किए हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रस्ताव फलस्तीन में अवैध कब्जा को खाली करने और इजराइल के खिलाफ वार क्राइम की जांच बैठाने से ताल्लुक रखने वाले थे। इन दोनों देशों की दोस्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। चीन ने पहला वीटो 1972 में किया था, और जबकि फ्रांस की तरफ से पहला वीटो 1974 में आया था। 1989 के बाद से फ्रांस और ब्रिटेन ने किसी भी प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों, वैसे तो वीटो की पावर इंसानियत की भलाई के लिए इन देशों को दी गई थी, मगर अगर इसके इस्तेमाल को देखा जाए तो इसका इस्तेमाल हमेशा इंसानियत के खिलाफ ही हुआ है। अपने जाती मफादात को बचाने के लिए किया गया है, इंसानी हुकूक को पामाल करने के लिए किया गया है, अपने साथी देशों को बचाने के लिए किया गया है, उनके खिलाफ वार क्राइम जांच बिठाने के खिलाफ किया गया है। और इस वीटो का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल तो इन 5 परमानेंट सदस्यों ने किया है, क्योंकि उन्होंने हर उस प्रस्ताव को वीटो किया जो उनके खिलाफ लाया गया था, क्योंकि वीटो की पावर तो उन्हीं के पास थी। तो दोस्तों, ये तो थी बात वीटो की। अब एक बार बात कर लेते हैं, आखिर अमेरिका इस जंग को रोकने क्यों नहीं चाहता है, और लगातार वो इजराइल को हर तरह से क्यों सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, कयास ये लगाया जा रहा है कि अमेरिका को फलस्तीन में अवाम के कत्ले आम से ज्यादा अपने उस प्रोजेक्ट की फिक्र है जो वो इजराइल के साथ मिलकर पूरा करना चाहता है, जिस प्रोजेक्ट पर अमेरिका अब तक लाखों डॉलर्स खर्च भी कर चुका है। अमेरिका की फ्यूचर प्लानिंग ये है कि सुएज नहर के तर्ज पर एक नहर इजराइल से गुजारी जाए। ये नहर गल्फ ऑफ अकबा से लेकर इजराइल के दूसरे किनारे यानी कि द मेडिटेरियन सी से जोड़ी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह नहर गाजा से होकर गुजरती है या फिर गुजरेगी। दोस्तों, माहिरीन का कहना यह है कि दरअसल गाजा की यह जंग इसी नहर के लिए है। इजराइल और अमेरिका किसी ऐसे मौके की तलाश में थे कि किसी बहाने से हमें गाजा पर कब्जा करने का मौका मिल जाए, और वो उनको अब मिल चुका है। इसलिए अब किसी भी हालत में अमेरिका ये जंग बंद नहीं करना चाहता है, क्योंकि इस प्रोजेक्टेड नहर के लिए अमेरिका पहले से ही कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका है, और आगे भी इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने का प्लान है। इस प्लान को पूरा करने के लिए जेर जमीन एटमी धमाके करने का भी मंसूबा है। अमेरिका इस प्रोजेक्टेड नहर को सुएज नहर का मुतबादिल बनाने का इरादा रखता है। इस नहर के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गाजा पर इजराइल का कब्जा होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए अमेरिका गाजा में फलस्तीनी बच्चों और औरतों के खून की नदी बहाने पर तुला हुआ है। हालांकि इस जंग में इजराइल के फौजी भी हलाक हो रहे हैं। दुनिया भर के मुल्कों समेत अवाम को भी अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ अदाकारी को समझना होगा कि एक तरफ तो बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल को धमकियां दे रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जंग बंदी के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को वो वीटो करता है, और साथ में खतरनाक हथियार भी सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो में अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसको एक लाइक जरूर करें।
क्योंकि वो आपके लिए तो एक लाइक है लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।